Hello and welcome back to the UPSC Club. Today we will solve the paper of Haryana Public Service Commission. Paper will be of 2024 and this will be General Studies paper. Earlier I have also explained the part 1 where you can see the first 20 question of the paper, and today we will discuss next 20 question of the paper. एंड ऐसे ही करके ये वाला पूरा पेपर जो 100 क्वेश्चंस का होता है उसको हम 5 पार्ट्स में करेंगे और यहाँ पे हम डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाले हैं ताकि हमें जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी डेप्थ पता चले कि किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक की रेलिवेंस पता चले, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक कितना रेलिवेंट है एग्ज़ाम के लिए और उस पर कितना ध्यान देना चाहिए। साथ ही में हमें सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंस पता चले कि किस सब्जेक्ट में कितना पूछा जा रहा है और किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। बिकॉज व्हेन वी प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन तो सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है कि हमें टॉपिक, सब्जेक्ट और सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है इसका वीडियो, जहाँ पे सिलेबस भी है और उसमें बताया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पूछा जाता है। साथ में कट ऑफ वगैरह की भी डिटेल्स डिस्कस करनी है, आप जाके उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो आपका पासेस होती है ना, उनके बारे में है पहला क्वेश्चन, जहाँ पे आपको डिफरेंट पासेस की एक लिस्ट दी है और साथ में ये दिया है कि कौन से स्टेट में वो फॉल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शिपकिला पास देखें तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये मिल जाता है। फिर सेकंड है लिपू लेक, तो ये उत्तराखंड का पास है। बेसिकली ये पास जो है इंडिया, नेपाल, चाइना तीनों के जंक्शन पे बिलोंग करता है, इसलिए ट्राई जंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड थर्ड है आपका जेलपला, जो सिक्किम में बिलोंग करता है। सिक्किम और तिब्बत ये के बॉर्डर पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है बुर्जिल, बुर्जिल आपका कश्मीर में है, ठीक है। ये हाई माउंटेन पास में से एक आपका होता है, जिसमें से कश्मीर के देवसाई प्लेन्स में ये आपको, यानी कि गिलगिट का जो रीजन है वहाँ पे ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो अब मैं इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग चाहूँ तो आपका जो शिपकिला है, ठीक है, वो हमारा हिमाचल में लाया करता है। लिपू लेक पास जो है वो आपका उत्तराखंड में आ जाता है, ठीक है। जेलपला आपका सिक्किम में है और आपका बुर्जिल पास जो है वो कश्मीर में है। तो ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमसे कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हुए हैं और साथ में उनकी रीजन्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली आपका वर्ल्ड मैप पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से कॉपर और निकल की बात करूँ तो अंटारियो एक रीजन है कनाडा में, ठीक है, सडबरी बेसिन के आसपास लाया करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजर्व मिलता है आपका कॉपर और निकल का। फिर मैं बात करती हूँ अगर आपकी क्रोमियम यानी कि क्रोमाइट और आपका प्लैटिनम की, तो साउथ अफ्रीका का रीजन जो है वो काफ़ी फेमस है और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका को बोलते हैं कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स क्रोमाइट के यहीं मिलते हैं और प्लैटिनम में भी ये काफ़ी अच्छा लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब बात करते हैं फॉस्फेट की, तो अल्जीरिया इसके लिए काफ़ी फेमस है। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया, मैप देखेंगे तो आप दिख जाएगा उसमें। और फॉस्फेट के काफ़ी अच्छे डिपॉजिट्स हमको वहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट्स के लिए आपका अल्जीरिया हो गया। फिर आपका लाइमस्टोन की बात करूँ तो कोकाशस रीजन जो है वो आपका काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये आपका सीमेंट और कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो मटेरियल है वो आपका मिल जाता है वहाँ पे, और लाइमस्टोन भी आपका वहीं मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम जाएँ तो ए का सेकेंड हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। फिर आपका ग्रासलैंड्स दिए हुए हैं और ग्रासलैंड्स के साथ उनके रीजन्स दिए हैं। तो विल्ड ग्रासलैंड जो है वो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका में ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। पेम्पास जो है वो आपका साउथ अमेरिका में है और ये आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में
आता है। अभी मैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में थोड़ा सा अंतर भी बताऊंगी आपको। फिर है आपका कैंपास, जिसे कैंपॉस भी बोल दिया जाता है, तो ये ब्राज़ील में है। ये कैंपास, सेराडोस, कटिंगा, ये तीनों लाइन से आपके ब्राज़ील में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरह, और ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की रेंज में ही आता है। फिर है प्रेरी। प्रेरी जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलता है देखने के लिए, और ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आता है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊँ तो ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट, बी का आपका फोर्थ है। ठीक है, सी का आपका फर्स्ट हो गया और डी का आपका थर्ड हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं थोड़ी बात करूँ आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड की। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से ग्रासलैंड्स होते हैं? बेसिकली इसमें क्या होता है ना, थोड़ा आपका येलो कलर की ग्रास मिलती है, लाइक भूसा जो होता है ना गाय और भैंसों के खाने वाला, उस तरह की ग्रासेस आपको मिलती है। ठीक है, ग्रासेस की हाइट बहुत नहीं होती है, शॉर्ट हाइट होती है। ठीक, और साथ में यहाँ पे आपको लॉन्ग ट्रीज़ मिल जाएंगे कहीं कहीं पे बीच बीच में देखने को। ठीक है ना, मैंने CDS का पेपर सॉल्व करवाया था 2025 का। ठीक है, उसका पहला पेपर, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में आया था, इसी से रिलेटेड था। ठीक है ना, अब ऐसे एरियाज में ना आपको लायंस, ठीक है, डियर्स एक्सेट्रा इस टाइप के एनिमल मिल जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को भागने की जगह चाहिए भाई। अगर बहुत बड़े अच्छे घने घने जंगल होंगे तो भाग नहीं पाएंगे। तो इस तरह के ग्रासलैंड्स आपके होते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बशी होता है ये, ठीक है, बुशी होता है। ठीक, येलो मैंने बता दिया आपको। जो ग्रासेस होती है ना आपकी ड्राई होती है मेनली, लस्टर ग्रीन ग्रास नहीं होती है यहाँ पे। ठीक, और ऐसे मतलब ऐसे मान लो आप, ये छोटी 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 ग्रासेस है, बीच में कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे पेड़ देखने को मिल रहा है, फिर ऐसे ग्रासेस है, फिर एक आध पेड़ बीच में देखने को मिल गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं टेम्परेट की। तो टेम्परेट में बिल्कुल अलग होता है, एकदम ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ग्रास देखने को मिलेगी, हाइट थोड़ी सी सही होती है, मीडियम हाइट होती है ग्रास की। ठीक है, और उसके बाद ट्रीज़ वगैरह आपको बीच में इतने देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और एनिमल्स की जो मतलब ज़्यादा जो आपके वो छुप के रहने वाले जानवर होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, रेप्टाइल्स मान सकते हो जैसे कि। ठीक, अब बात करें तो ग्रीन, एकदम ग्रीन और लशरस, लशरस मतलब चमकदार, ऐसे ग्रासेस यहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसे मान लो कि इस तरह का आपका सिस्टम होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, कैटल रियरिंग भी काफ़ी फेमस होती है इन जगहों पे। कैटल रियरिंग क्यों फेमस है? क्योंकि भाई गाय भैंसों को खाने के लिए अच्छा चारा चाहिए ना। अब आपको उन्हें हमेशा तो आप भूसा नहीं खिला सकते हैं। ठीक है, कैटल रियरिंग भी होती है, और इनफैक्ट यहाँ पे मीट इंडस्ट्री भी काफ़ी लगती है इन एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि कैटल्स को यहाँ पे इजीली रेस किया जा सकता है और फिर मीट इंडस्ट्री के लिए सप्लाई किया जा सकता है। तो यही आपका छोटा सा मेजर डिफरेंस था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो जेट स्ट्रीम्स के बारे में है। तो बोला है कि जेट स्ट्रीम आर स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ अपर लेवल वेस्टर्ली विंड, ठीक है, विच आर ऑन अ meandering पाथ। और सेकेंड स्टेटमेंट है द टर्म जेट स्ट्रीम वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका जेट स्ट्रीम होता है ना, बेसिकली होता क्या है, एक फास्ट फ्लोइंग एयर करंट होता है इस तरह का। ठीक है, हवा में होता है, ये ज़मीन पे नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए यहाँ पे अपर ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर लोअर ट्रोपोस्फेयर में आपका एग्जिस्ट करता है ये, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और इस तरह से फ्लो करता है, इसीलिए मियांडरिंग पाथ बोल दिया है इसको, क्योंकि यह जो भी कोई ऐसा पाथ बना रहा है तो वो मियांडरिंग है। ठीक है, और इसीलिए इसको रॉसबी वेव्स के नाम से भी जानते हैं हम,
क्योंकि वेव लाइक पैटर्न बनाता है। सेकंड, ये हाई ऑल्टीट्यूड में होता है, ये मैंने आपको बताया ही। तो हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम्स पे जब यूएसए से रशिया की साइड पे प्लेन फ्लाई होके जाते थे, तब कहीं ना कहीं उन लोगों ने महसूस किया था कि जब वो जाते हैं ना ऐसे करके और वापस आते हैं तो उनको थोड़ा दबाव महसूस होता है एयर में, ठीक है। और प्लेन की गति एकदम से तेज़ हो जाती है, प्लेन की स्पीड एकदम तेज़ हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं तब उनको लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। फर्दर डिस्कवरी हुई तो जेट स्ट्रीम्स के बारे में पता चला। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, इस हिसाब से ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। फिर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 25 की, तो बोला है कि माउंटेन ब्रीज, चिनूक, सिमन, ये बेसिकली क्या है, ये सारी आपकी लोकल विंड्स हैं, ठीक है। लोकल विंड्स का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर, आप देख सकते हैं आया भी है इससे क्वेश्चन। तो माउंटेन ब्रीज की अगर हम बात करें तो कैटाबैटिक, ठीक है। कैटाबैटिक विंड क्या है, बेसिकली कोल्ड होती है, ठीक है, कोल्ड है, ठीक। 2 तरह की लोकल विंड होती है, वार्म एंड कोल्ड, तो ये कोल्ड नेचर की होती है। फिर चिन्नूक, चिन्नूक आपकी स्नो ईटर भी कहलाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी ये रॉकीज़ माउंटेन है जो यूएसए के अंदर, उसकी लीवर्ड साइड, बेसिकली जो माउंटेन होता है ना उसकी 2 साइड होती हैं, एक लीवर्ड होती है जहाँ पे एक्चुअली हवा टकरा के और यहाँ पे बारिश होती है, और एक होती है ये वाली विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड तक हवा आपकी नहीं पहुंच पाती क्योंकि टकरा के पहले ही यहीं बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ये हो गई लीवर्ड साइड और ये हो गई आपकी विंडवर्ड साइड। कौन सी है ये आपकी लीवर्ड साइड है और ये आपकी विंडवर्ड साइड है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी वार्म होती है और आपकी स्नो ईटर भी कहलाती है, क्योंकि जिस टाइम ये फ़्लो करती है ना वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जम जाती है, तो कहीं ना कहीं ये वहाँ पे फ़्लो होकर राहत पहुँचाती है वहाँ के लोगों को, और थोड़ा स्नो मेल्टिंग के भी काम आ जाती है। फिर है सिमम, सिमम बेसिकली आपकी एशियाटिक और अफ्रीकन डेजर्ट के आसपास फ़्लो करती है, हॉट होती है, मतलब वार्म विंड है ये वाली भी, ठीक है। अब बात करते हैं सिरोको की, तो सिरोको आपकी सहारा डेजर्ट में आपकी फ़्लो करती है, ठीक। मेडिटेरेनियन और साउथ यूरोप के रीजन्स में आपको देखने के लिए थोड़ी बहुत मिल जाती है। सो इफ़ वी गो बाय द ऑप्शंस, तो ए का सेकंड हो गया आपका, बी का आपका हो गया थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आपका फॉल्स दिए हुए हैं, वाटरफॉल्स, और उसका आपको कंट्री दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा पीसीएस के लिए है ना, आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप कितनी ज़रूरी है। तो सूनर ये देखते हुए मैंने सोचा है कि जो बाकी सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है उनके साथ साथ मैं ना वर्ल्ड मैप की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूँगी, जहाँ पे मैं हर कंट्री का आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे दिया करूँगी, जो आपका एटलीस्ट पेपर निकलवा देगा, ठीक है ना। अब क्या है, फॉल्स की बात करें तो एंजल फॉल्स आपकी वेनेजुएला में है, ठीक है, काफ़ी फेमस है, सबको पता है, वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल है, और आपका कनाइमा नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। फिर योसमाइट फॉल्स की बात करें तो योसमाइट फॉल्स आपका कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है, ये आपका योसमाइट नेशनल पार्क में लोकेटेड है। नाइजरा फॉल्स की बात करें तो ये यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे लोकेटेड है, ठीक है। और विक्टोरिया फॉल्स की बात करें तो ये आपका साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है ना। जाम्बेजी रिवर है आपकी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, उस रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो इफ़ वी गो बाय द ऑप्शन, तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ऑप्शन की फ्रेमिंग जो है वो काफ़ी ईजी है, आपको 2 या 3 भी याद है तो आप आराम से आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको डेल्टा के टाइप्स दिए हुए हैं और साथ में रिवर्स जो डेल्टा इनको बना रही हैं वो दिया हुआ है। तो वर्ल्ड की रिवर्स हैं ये सारी, अगेन वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। डोंट वरी, मैं सीरीज़ लाऊंगी, वहाँ से आप पढ़ना, ईजिली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। बर्ड फूट डेल्टा की बात करें तो जब ऐसा कोई डेल्टा होता है ना जो ऐसे ऐसे बना रहा होता है, तो ये होता है बर्ड फूट डेल्टा। तो अगर हम इन रिवर्स में बात करें तो मिसिसिपी, बेसिकली 2 रिवर्स बड़ी फेमस है आपकी यूएसए के रीजन में, मिसिसिपी, मिजोरी, उनका डेल्टा ऐसा होता है। एस्ट्यूरियन डेल्टा की बात करें हम
तो एस्चुरियन टाइप, ठीक है, बेसिकली सिंपल ऐसे डेल्टा जो बनाते हैं, ठीक, वो हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ तो मैकेंजी रिवर है आपकी, वो ऐसा डेल्टा बनाती है। फिर ट्रिपल डेल्टा, ठीक है, ऐसे करके ये ट्रिपल डेल्टा जो है आपका, ये आपका महानदी, ठीक है, हमारी इंडिया की रिवर है, वो बनाती है, ठीक है ना, उड़ीसा के कोस्ट पर वो भी। अब बात करते हैं आर्क्यूट डेल्टा, तो ये नाइल का डेल्टा है, ठीक है, ये फैन शेप होता है ऐसे ऐसे करके, काफ़ी मतलब ब्रॉड होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब नाइल का जो डेल्टा होता है वो बिल्कुल ऐसा ही बनता है। तो आपने देखा, जब आप रिवर्स पढ़ रहे हैं तो आप एक बार ये भी देख लीजिए कि कहाँ पे उसका माउथ है, माउथ मतलब कहाँ वो एंड हो रही है और किस टाइप का डेल्टा बना रही है। एटलीस्ट मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स का तो कर ही लेना चाहिए। तो ए का सेकेंड हो गया आपका, बी का फर्स्ट, इस हिसाब से ऑप्शन बी पे हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म का टॉपिक है ये। बोला है कि द एंशियंट बुद्ध स्तूपा इज सिचुएटेड ऑन वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली ये हरियाणा बेस्ड हिस्ट्री है, मैंने आपको सिलेबस के टाइम पे एक्सप्लेन भी किया था, हरियाणा बेस्ड हिस्ट्री और इकोनॉमी ये दोनों पूछी जाती हैं। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे हरियाणा स्पेशल। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र के रीजन में हमको ये देखने के लिए मिल जाता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, तो बोला है कि द माउंट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्स 3 एकड़, तो बिल्कुल 3 एकड़ के आसपास का एरिया ये कवर करती है। और हाइट जो है वो 4 मीटर अबव है आपका ग्राउंड लेवल से बात करें। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं भी सेकंड स्टेटमेंट में दी गई फिज़िकल डिटेल्स ये नहीं साबित कर पा रही है कि वो वेस्ट साइड है। हाँ, फिज़िकल डिटेल्स ज़रूर दी गई हैं, बट डायरेक्शन की बात यहाँ से साबित नहीं हो पा रही है। तो ड्यू टू दिस रीज़न ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, जहाँ पे आपका कुछ, ठीक, वाटर स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और बोला है कौन से रीजन में ये है। तो आरम ही खुसर, ये आपका नरनौल में है, ये बिल्कुल सही है, ये हिस्टोरिक वाटर स्ट्रक्चर है, नरनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। टूम्ब ऑफ शेख तैयब, ये आपका कैथल में है, बिल्कुल ठीक दिया है, मुग़ल टाइम का ये स्ट्रक्चर है। भाई की बावली, ये एकदम सही है, ये मेहम रोहतक में लाई करता है आपका। और उसके बाद ये आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैंने बता ही दिया। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों पेयर्स जो हैं वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर है हमारा 30 क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि भूमिया और खेड़ा क्या होता है। तो बेसिकली ये आपकी लोकल गॉडेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फोक कल्चर जो है वहाँ का उससे रिलेटेड है। तो इट इज़ अ गॉड ऑफ होमस्टेड और द विलेज, बिल्कुल सही है। भूमिया या खेड़ा लोकल लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन डिफ़र कर सकती है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये लोकल कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, जब क्वेश्चन यहाँ से, जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो फिर भी थोड़ा इजी है, बट मैनी पीपल जो दूसरे स्टेट से पेपर देने जाएंगे वो थोड़ा पढ़ लें। अब ये लोकल गॉडेस होती हैं विलेज की, और ये मतलब मैरिज के टाइम पे रिचुअल्स करे जाते हैं सो दैट न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद मिल सके। फर्स्ट मिल्क ऑफ काओ या बफलो भी इन्हें ऑफ़र किया जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जिसमें आपको बेसिकली हरियाणा के कुछ लोकल टर्म्स के बारे में बात करी गई है। तो जैसे गेठी, ये नेक को रेफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक। फिर आपका है लागर, मिल्किंग एनिमल, ठीक है, वहाँ पे एनिमल को मिल्क करने को लोकल भाषा में ये बोलते होंगे शायद। फिर है बासन, बेसिकली बासन वैसे तो लोकल टर्म है, बट आई बिलीव घर में यूजुअली बर्तन बासन
ठीक है, इस टाइप का वर्ड हम सुनते रहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका पिचर से रिलेटेड। पिचर क्या होता है? बेसिकली सुराहीदार बर्तन होता है, उसे पिचर बोलते हैं। तो किसी ने अगर थोड़ा भी कनेक्ट कर लिया हो तो दे कैन ईजिली डिकोड। और फिर है नोरा, आउटर हाउस, ठीक है, एक कोर्टयार्ड टाइप का बनाया जाता है जहाँ कैटल और स्टोरेज रखे जाते हैं। अब है आपका, ठीक है ना, तो इस हिसाब के आपका ए का थर्ड है, ठीक, और हम ऑप्शन बी पे अपने आराम से पहुंच जाते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 32, बोला है द फाइनेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व्ड बाउली इन हरियाणा इज़ इन महम। तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी पहले भी हमने देखा था, रोहतक में ये लाया करता है। बाउली मतलब वाटर स्टोरेज टैंक टाइप का। राजस्थान हरियाणा के क्षेत्रों में ना बाउली भी बोला जाता है। द coin mold of the later Yudhyas of the 3rd-4th century AD have been found in large number from रोहतक। तो बिल्कुल करेक्ट है। कॉइन मोल्ड्स मतलब सिक्के पुराने, उनके जो मोल्ड्स है वो हमको मिलते हैं। एन इमेज ऑफ कार्तिकेय सिटिंग इन ललित सेन ऑन अ पिकॉक हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम खोरकरोट। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। खोरकरोट जो ये जगह है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगेन डिफर कर सकती है, रोहतक में लाया करता है। तो वहाँ पे कार्तिकेय जी की इमेज मिली है जिसे स्कंद भी कहा गया है। ठीक है, सीटेड इन ललित सेन ऑन अ पीकॉक, तो ऐसी इमेज हमको मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट। फिर है आपका कि यूनेस्को की जो साइट्स हैं उनको हमको अरेंज करना है ईयर वाइज कि कब अर्लीस्ट है और कौन सी लेटेस्ट है। तो इसके लिए हमें सारी साइट्स का पता होना चाहिए और इनफैक्ट उनके ईयर्स भी पता होनी चाहिए। तो मैं बात करती हूँ रामलीला की। तो रामलीला आपका, ठीक है, 2008 में इसको दिया गया था। कलबेलिया की बात करूँ तो 2010 में आपका इसको दिया गया था। ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख में जो होती है उनको 2012 में यूनेस्को स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। और नवरोज़ पारसी फेस्टिवल होता है, ठीक है, 2016 में इसको नॉमिनेट किया गया था। फिर है कुंभ मेला जो 2017 में किया था। तो लेटेस्ट ये आपका है। अब मैं इसको अरेंज करने की बात करूँ तो 3, 1, 2, 5, 4 दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। बोला है इंडियन म्यूज़िक से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। अ राग इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मूड, टाइम ऑफ द डे एंड सीजन। फॉर एवरी राग देयर आर 6 फीमेल कॉन्सर्ट्स कॉल्ड रागिनीज। तो बिल्कुल करेक्ट है, स्पेसिफिक मूड टाइम ऑफ द डे के हिसाब से ये होता है। राग रागिनी सिस्टम जो है इसे कॉन्सेप्चुअली लिंक किया जाता है फीमेल काउंटर पार्ट्स जिन्हें रागिनीज बोलते हैं। और ये 6 क्लासिकल क्लासिफिकेशंस में आपको डेपिक्ट होने को मिलती हैं। रागमाला पेंटिंग जो है वो पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन है इनकी राग और रागिनीज की, बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ इनके सिंबॉलिक सीन, मूड, सीजन्स, इमोशंस वगैरह दिखाए गए हैं। तो इस हिसाब से हमारे स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। आदित्य L1 जो है वो आपका स्पेस ऑब्जर्वेटरी है 9 पेलोड्स के साथ, जिसको सन की स्टडी के लिए रखा गया था। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसरो की आदित्य L1 सन की स्टडी के लिए है। बट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ सही नहीं है वो ये आदित्य L1 से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, जहाँ पे बोला गया था कि क्या ये 9 पेलोड्स के साथ है। नहीं, ये 7 पेलोड्स के साथ है। BELC इसकी इमेज का काम करेगा जो हाई रेजोल्यूशन इमेज लेगा। और अल्ट्रा वायलेट इमेजर है। 3 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नहीं, केवल 2 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैं इसके अंदर। और 4 इंसिटू इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ आपका अगला साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका, ठीक है ना, ये बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज के नाम दिए गए हैं और बोला है किससे ये बिलोंग करते हैं। तो क्रेस्ट, ठीक है, हुसाकोट जिसका नाम है आपका क्रेस्ट का सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हुसाकोट कर्नाटका
में ना एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स, वहाँ से ये रिलेटेड है। सोलर ऑब्जर्वेटरी आपका कोडाईकोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। यह आपकी इंडिया की ओल्डेस्ट सोलर रिसर्च फैसिलिटी है, बिल्कुल सही है ये भी। रेडियो ऑब्जर्वेटरी की मैं बात करती हूँ तो आपके गौरी बिंदौर, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे है ये, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में ये काम करते हैं। तो तीनों पेयर्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, जहाँ बोला है कि इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये ठीक है, ये हमारा है, तो ये तामरा का है, तो जी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक इनिशिएटिव है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग या रिस्टोरेशन सिस्टम है, ठीक है। तो लेकिन ये करेक्ट आपका लिंकेज नहीं करी गई है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। अमृत 2.0 क्या ये सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए है, बिल्कुल सही है। और ये आपका प्लाश बोर्ड की बात करें तो ये आपका डिफ्यूजर एरेटर है फ्रॉम बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज़, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। दोनों ही पेयर्स आपके करेक्ट है। कौन सा वाला, एक ये और एक ये इनकरेक्ट है। तो आपका जो पलाश बॉट है वो आपका एक रोबोटिक सिस्टम है जो वाटर को क्लीन करने के लिए बनाया गया है, और ये एक डिफ्यूज़र की तरह भी काम करेगा, जिससे आपकी डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमें पानी में भी अच्छी खासी ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन कराने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें बोला है अद्विका, ठीक है, ये एक चिकपी की वैरायटी है क्या, तो नहीं, अद्विका चिकपी की नहीं, एक मस्टर्ड की वैरायटी है, ठीक है। पंचामृत की बात करें तो करेक्ट, ये इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का मिला जुला क्वेश्चन है। मिशन लाइफ की बात करें तो लाइफ स्टाइल इन हारमोनी विद इकोलॉजिकल वेलबींग, बिल्कुल करेक्ट है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो हमारा इसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ वाला पेयर इनकरेक्ट है, बाकी के दो सही हैं, तो हमारा ओनली 2 पेयर्स इसका आंसर हो जाता है। फिर है बात करते हम आपके, ये आपके स्कीम्स और हैंडीक्राफ्ट्स और जीआई टैग से रिलेटेड है। भारत एग्री इंफ्रा फंड, तो नहीं, भारत एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये आपका एग्री इंफ्रा फंड है एक तरीके का, जो आपका ऑल इंडिया फंड पोर्टल मैनेज करती है, ठीक है। लोंगपी पोट्री आपकी छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये मणिपुर की है, ठीक है। कहाँ की नहीं है ये, आपकी छत्तीसगढ़ की नहीं है, कहाँ की है ये, आपकी मणिपुर की है। फिर बात करते हैं सुलूर बैम्बू विंड फ्लूट, तो यह क्या आपका मणिपुर का है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये मणिपुर का है, तो इस हिसाब से केवल एक ही पेयर करेक्ट है। फिर बात करते हैं आपका श्रेयस स्कीम की। श्रेयस स्कीम क्या आपका फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रही है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ को, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, ठीक है ना, माइनॉरिटीज़ यहाँ पे नहीं है, आपके इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन SC OBCs ये है, बट माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से स्कीम चलाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं तो सीलिंग जो है टोटल फैमिली इनकम की इस स्कीम में एनरोल करने के लिए क्या वो 8 लाख पर मंथ है, सॉरी पर एनम है, तो बिल्कुल करेक्ट है। SC एंड OBC का जो स्टूडेंट रेशो है वो 70:30 है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जहाँ पे आपकी 30% सीट्स रिजर्व की गई हैं वेमेंस के लिए हर कैटेगरी से। और स्टेटमेंट 4 की बात करें तो रेशो जो SCs OBCs और माइनॉरिटीज़ का है वो 50:30:20 है, तो ये ऐसा कोई रेशो सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रेशो सिस्टम अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बाय द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है, तो इसलिए 2 और 3 ओनली आपका सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ ये वाला एक्सप्लेनेशन आपका ख़त्म होता है,
ठीक है। सूनर मैं पार्ट 3 लेके आऊँगी, ठीक है, जहाँ पे हम नेक्स्ट आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। बेसिकली वो 41 से लेके 60 तक होंगे, ठीक है ना। तो आप बाकी के 2 पार्ट्स पहले देख लें और फिर उसके बाद वो पार्ट देखिएगा। मैं जल्दी ही अपडेट कर दूँगी उसको अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड इफ़ इन केस आपने अभी तक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस वाला वीडियो विज़िट नहीं किया है तो आप पहले एक बार उसे चेकआउट कर लें, देन इन पेपर्स को सॉल्व करें। इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। और साथ में मैंने CDS की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, तो आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपकी तैयारी में। बाकी और भी सीरीज़ चल रही हैं चैनल पे, उसे भी चेकआउट कर लीजिए। अगर कहीं एक्सप्लेनेशन में आपके कमी होगी तो इट कैन हेल्प। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।